आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बच्चे, मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में दो मेथड को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपका इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जितने भी थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पर डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या आता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? इनकम जो है ना, वो सर्कुलेट करता है दो लोगों में, तीन लोगों में या चार लोगों में। बच्चे, आपके सिलेबस में है, 12th क्लास के सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। बेसिकली वैसे 2 सेक्टर इकोनॉमी ही है अभी जो करंट सिलेबस चल रहा है। पहले ये 3 सेक्टर और 4 सेक्टर भी हुआ करता था। तो हम बात करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से रोटेट करता है। देखिए बच्चे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हुआ कि हम मान के चलेंगे कि इकोनॉमी में दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं, दो तरह की एंटिटीज हैं। पहला है बच्चे क्या? आपका हाउस होल्ड। पहला क्या है? हाउस होल्ड। तो पहली एंटिटी को हम मान के चलते हैं कि हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब है घरेलू यूज करने वाले लोग, जैसे हम आप सब। और दूसरा होता है फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। तो हम इकोनॉमी में मान के चलते हैं कि दो तरह के लोग हैं और दोनों के बीच में किस तरह से पैसों का फ्लो होता है या गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चे, जो हाउस होल्ड वाले हैं वो फैक्ट्री सर्विसेज देंगे। फैक्ट्री सर्विसेज होता है बच्चे चार तरह: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। कितने तरह की फैक्टर सर्विसेज होती हैं आपके पास? चार तरह की, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर सर्विसेज में लैंड के बदले हम क्या देते हैं? मतलब कि कोई भी हाउस होल्ड का व्यक्ति क्या करेगा? जमीन देगा किसी प्रोड्यूसर को, उसी में से कोई काम करेगा, लेबर, उसी में से कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसी में से कोई मालिक बनेगा, ऑनर बनेगा, एंटरप्रेन्योर। तो ये कहने का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर्स हैं और यही लोग प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज। कौन कौन से सर्विसेज? जमीन देने का, कैपिटल देने का, लेबर और एंटरप्रेन्योर। इसके बदले उन्हें क्या मिलेगा? फर्म क्या देगा उसे? फैक्टर पेमेंट। क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट में लैंड के बदले क्या देगा? रेंट। लेबर के बदले क्या देगा? अगर मान लो कोई काम कर रहा है तो उसको वेजेस मिलेगा, किसी ने अपना जमीन किराए पे दिया है तो उसे रेंट मिलेगा, जिसने पैसा दिया हुआ है वो उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और जो मालिक बना है वो क्या लेगा? प्रॉफिट। और इनमें जो पैसा आया, मनी फ्लो हुआ ना, क्या हुआ? मनी का फ्लो, पैसा इनके पास आया। तो इस पैसे के लिए वो क्या करेंगे? इस पैसे को वो पे करेंगे। किसको? प्रोड्यूसर को। किसके लिए पे करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। भाई, हाउस होल्ड में से लोगों को क्या चाहिए? सामान चाहिए, किसी को गुड्स चाहिए, किसी को सर्विसेज चाहिए। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे किससे? प्रोड्यूसर से, फर्म से। और उसको क्या देंगे? पैसा। तो पैसा जाएगा फिर से प्रोड्यूसर के पास और उस प्रोड्यूसर के पास जो पैसा जाएगा उसके बदले वो क्या देगा आपको? गुड्स और सर्विसेज देगा। तो जो ये हाउस होल्ड वाले जिन्होंने जो पैसा किसे देंगे? प्रोड्यूसर को देंगे और प्रोड्यूसर फिर उसी पैसे के बदले इन्हें क्या देगा? आपको गुड्स और सर्विसेज देगा। अगला टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी। देखो, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे तीन लोग हैं। कितने लोग हैं इकोनॉमी में? तीन लोग। कौन कौन? पहला हाउस होल्ड, दूसरा बैंक और तीसरा प्रोड्यूसर। कितने तरह के लोग हैं? हम मान के चलेंगे कि इकोनॉमी में कितने तरह के लोग हैं? तीन तरह के लोग हैं और ये तीनों लोग क्या करेंगे? पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा इनसे। पहला होगा हाउस होल्ड, दूसरा होगा बच्चे आपके पास बैंक और तीसरा होगा प्रोड्यूसर। देखो, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा? लैंड,
लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक। प्रोड्यूसर इसे क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। ये हो गया फैक्टर सर्विसेज और ये हो गया फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। अब ये हाउस होल्ड वापस इसे क्या करेगा? प्रोड्यूसर को पे करेगा मनी, और इसके बदले प्रोड्यूसर इसे क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि टू सेक्टर इकोनॉमी में था सेम। अब जो हाउस होल्ड के पास पैसा बच गया, देखो हाउस होल्ड जितना भी पैसा कमाएगा सब खर्च करेगा नहीं, तो जो बचेगा वो बैंक में क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, और इसके बदले बैंक इसे क्या देगा? इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, बैंक में पैसा कौन जमा कराएगा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब आम जनता। और बैंक आगे प्रोड्यूसर को क्या देगा? इस पैसे को लोन की फॉर्म में प्रोड्यूसर को देगा, और प्रोड्यूसर इसे क्या देगा? इंटरेस्ट। इसी को कहते हैं हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में तीन एंटिटी हैं, एक हाउस होल्ड, एक बैंक, बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट्स मे बी शेयर मार्केट भी हो सकता है, और तीसरा प्रोड्यूसर। तो ये तीन लोग हैं मान के चलते हैं, और रोटेट कर रहे हैं अपना पैसा, जो कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम है दिख रहा होगा, देखो आप डायग्राम में। देखो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म को क्या दे रहा है? लेबर। लेबर मतलब आपको वेजेस मिलेगा, इसके बदले क्या देगा? वो अमाउंट देगा, पैसा देगा, इनकम देगा इसको, ठीक है। इसके बाद हाउस होल्ड क्या करेगा? ये हाउस होल्ड क्या देगा? पैसा देगा फॉर्म को, और फॉर्म क्या देगा हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हाउस होल्ड जो है वो अपना सेविंग इसमें डिपॉजिट करेगा, और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक किसको? हाउस होल्ड को इंटरेस्ट देगा, और यहाँ पर फर्म लोन लेगा बैंक से, और बैंक क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। अगला है बच्चे थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी। देखो फोर सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या करेंगे? फोर सेक्टर इकोनॉमी में हम बात करेंगे चार लोगों का। इसमें हम गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट किस तरह से रोल प्ले करेगा वो देखना है। देखो इसमें होगा बच्चे पहले हाउस होल्ड, फिर होगा बच्चे आपका प्रोड्यूसर, फिर होगा बच्चे आपके पास बैंक, और फिर होगा गवर्नमेंट। तो ये चार तरह के लोग होंगे। हाउस होल्ड बच्चे क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। इसके बदले प्रोड्यूसर क्या देगा? हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। फिर हाउस होल्ड क्या देगा? प्रोड्यूसर को मनी देगा, पैसा देगा, स्पेंड करेगा वो पैसा, और प्रोड्यूसर इसे क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान देना, अब हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को क्या देगी? सब्सिडी, छूट, अलग अलग तरह से छूट देगी। प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स। गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर को क्या देती है? सब्सिडी देती है, राइट। इसके बाद आएगा बच्चे क्या आपके पास? हाउस होल्ड बैंक को क्या देगा? अपनी सेविंग्स, और बैंक इसे क्या देगा? इंटरेस्ट, ठीक है। प्रोड्यूसर को बैंक क्या देगा? लोन, और बैंक प्रोड्यूसर को क्या देगा? इंटरेस्ट, सॉरी प्रोड्यूसर क्या देगा इसे? इंटरेस्ट। तो इसे वो कहते हैं हम फोर सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में चार तरह के लोग हैं। तो इस तरह से बच्चे, अब हम बात करेंगे आगे। तो बात करते हैं बच्चे नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग क्या होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग होती क्या है। जब हम अपनी इनकम को दो बार कैलकुलेट कर दे तो इसे हम कहते हैं डबल काउंटिंग, और जो कि आपकी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को इनएक्यूरेट बनाता है। तो कहता है द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मोर देन वंस इन द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग।
डबल काउंटिंग का मतलब एक ही चीज को आप जब दो या दो से अधिक बार कैलकुलेट कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। अब एग्जांपल देखो, एक इकोनॉमी में मान लो तीन प्रोडक्ट है ए बी सी, है ना। ए ग्रो ट्री, बी मेक प्लाईवुड ऑफ द ट्री एंड सी मेक फर्नीचर ऑफ दिस प्लाईवुड। ए जो है वो क्या करता है, पेड़ उगाता है, बी क्या करता है, उस पेड़ से प्लाईवुड बनाता है, और सी क्या करता है, उसी प्लाईवुड से क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। तो बच्चे वैल्यू हम कैसे ऐड करेंगे, मान लो कि ट्री 2000 का है, प्लाईवुड 5000 का है और फर्नीचर 10,000 का है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, सीधा ऐड कर दो, 2000, 5000 और 10,000, तो ये कितना हो गया बच्चे आपके पास, 17,000। लेकिन एक्चुअली में इनकम क्या है वो ध्यान से देखो। देखो जब हमने इस ट्री से प्लाईवुड बनाया, तो प्लाईवुड वाले ने ट्री खरीदा होगा, एक ही तो इनकम हो गई, टोटल मान के चलो 2000, इसने ग्रो किया, मान लिया। प्लाईवुड वाले की जो इनकम है ना, वो है 3000, ना कि 5000, क्योंकि 5000 में उसने प्लाईवुड बेचा, तो उसमें 2000 का पेड़ भी था जो उसने खरीदा होगा किसी से। प्लाईवुड अपने आप हवा में तो नहीं बना होगा ना, तो कुछ खरीद के उसने उसको प्लाईवुड में कन्वर्ट करके उसे 5000 में बेचा, तो कमाया सिर्फ 3000, क्योंकि 2000 का उसने पेड़ खरीदा, उस पेड़ को काट कर उससे प्लाईवुड बनाया। और सी ने कितना कमाया, उसने 10,000 का फर्नीचर बेचा कस्टमर को, लेकिन वो फर्नीचर बेचने के लिए वो क्या लगाया, अपना प्लाईवुड भी तो लगाया, रॉ मटेरियल तो लगाया, तो उस रॉ मटेरियल की वैल्यू 5000 थी, तो इसकी इनकम हो गई सिंपल 5000, क्योंकि 10,000 का फर्नीचर बेचने के लिए उसने वुड खरीद 5000, तो टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास, 5, 3, 8 और 2, 10,000। तो एक्चुअली में नेशनल इनकम 10,000 है, बट हमने नेशनल इनकम यहाँ पे कितना कर दिया, 17,000। इसी को कहते हैं डबल काउंटिंग। एक ही इनकम को दो बार तीन बार हम अपनी इनकम ऐड कर देते हैं। इसको आप इस तरह से एग्जांपल्स को पेपर में एक्सप्लेन करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नंबर भी ज्यादा आपको मिलेंगे। कहता है दिस वैल्यू इज रॉन्ग एज वी हैव काउंटेड डबल वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हमने क्या किया, दो बार या दो से ज्यादा बार जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस करके। तो इसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को आप माइनस करो। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलिए देखिए अगला। अब आता है बच्चे गुड्स क्या होता है। गुड्स की बात हम जब करें तो गुड्स बच्चे दो तरह का होता है, एक तो होता है बच्चे कैपिटल गुड्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। क्या बोला मैंने अभी आपको, एक तरह का होगा कैपिटल गुड्स और एक होगा कंज्यूमर गुड्स। देखिए पहली बात तो गुड्स क्या होता है, देखिए गुड्स मीन्स एनीथिंग विच इज मूवेबल एंड मार्केटेबल इज कॉल्ड गुड्स। एनीथिंग विच इज मूवेबल एंड मार्केटेबल इज कॉल्ड गुड्स। तो गुड्स वो सारी चीजें होती हैं जो मार्केट में क्या हो सकती हूँ, बिक सकती हूँ और मूव करती हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ गुड्स। देखो बच्चे विजिबल नॉन विजिबल का कंसेप्ट नहीं है गुड्स में। जरूरी नहीं है कि सारे इनविजिबल चीजें गुड्स ना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड्स, ये दिखता नहीं है फिर भी गुड्स है। गैस, एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो हम गैस भरते हैं एलपीजी, वो क्या है, गुड्स। तो गुड्स दो तरह का होता है, एक कैपिटल गुड्स, बच्चे कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका इस्तेमाल हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। जैसे मान लो कि कोई मशीन है, तो मशीन जो है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में आपकी मदद करेगा, तो मशीन क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स। तो ऐसी प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स जो किसी दूसरे को बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या है, जैसे चेयर की फैक्ट्री में चेयर बनाने वाली मशीन, पेपर की फैक्ट्री में पेपर बनाने वाली मशीन, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है। इसके अलावा प्रिंटिंग की मशीन, ये सब कैपिटल गुड्स है। दूसरा होता है बच्चे कंज्यूमर गुड्स। देखो कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो अल्टीमेट यूज के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं, कंजम्पशन के लिए। किसके लिए बनाए जाते हैं, कंजम्पशन के लिए। इसमें पहला होता है ड्यूरेबल।
ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक इस्तेमाल हो। ड्यूरेबल मतलब जो 5 साल 10 साल के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जैसे कि एलपीजी सिलेंडर, टीवी, कार, ऐसी चीजें जो क्या है, लंबे समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल, जो कम समय के लिए इस्तेमाल किया, जैसे कपड़ा। कपड़ा आप कुछ समय तक इस्तेमाल करते हो और फिर खराब हो जाता है। तीसरा सिंगल यूज गुड्स। सिंगल यूज गुड्स क्या होती है? ऐसे गुड्स जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद आपकी खराब हो जाती है। तो 3 तरह के गुड्स हो गए कंज्यूमर गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? ऐसा गुड्स जो कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए उसका कंजम्पशन करता है, उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स जिसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फर्दर प्रोडक्शन के अंदर करता है, उसकी मदद से आगे प्रोडक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। ये इंपॉर्टेंट बच्चे एमसीक्यूज में आ सकता है ये कि क्या होता है ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल, बहुत सारे एग्जांपल्स दे देगा आपको। उसके बाद आता है बच्चे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ध्यान से देखो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स को बेसिकली आपके दिमाग में माइंडसेट बना लो कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है? क्या है? रॉ मटेरियल, जिसकी मदद से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे मान लो चेयर अगर आप प्लास्टिक की बना रहे हो तो प्लास्टिक क्या है उसका? इंटरमीडिएट गुड्स। रोटी बना रहे हो तो आटा क्या है इसका? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगी? जिसकी मदद से फाइनल गुड्स बनेगा। कैपिटल भी वही है, लेकिन कैपिटल ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल आप बाद में फिर से प्रोडक्शन के लिए कर सकते हो, रीसेल कर सकते हो। और फाइनल गुड्स वो होता है जिसका इस्तेमाल आप कंजम्पशन के लिए करते हो। कंजम्पशन मतलब सीधा आप यूज करोगे। आटा खरीदा आपने, आटा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। उससे रोटी बना ली तो रोटी फिर आप क्या करोगे? रोटी को कंज्यूम करोगे तो रोटी क्या कहलाएगा आपका? फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल परचेज ऑफ शुगर बाय द स्वीट शॉप्स फॉर प्रोडक्शन। चीनी खरीदा किसी मिठाई की दुकान वालों ने तो चीनी उसका क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर खरीदा कंप्यूटर शॉप फॉर सेल्स। कंप्यूटर खरीदा किसी बेचने के लिए। देखो सेल्फ यूज के लिए करता ना तो फाइनल गुड्स होता, बट उसने कंप्यूटर खरीदा किस लिए? आगे फर्दर बेचने के लिए, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। अगर वही कंप्यूटर वो खुद यूज करता तो कहलाता फाइनल गुड्स। परचेज ऑफ शुगर बाय द कस्टमर फॉर यूज। देखो कस्टमर जब अपने घर में इस्तेमाल के लिए ला रहा है चीनी तो क्या कहलाएगा? फाइनल। लेकिन वही मिठाई की दुकान वाला खरीद के ला रहा है तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो उसकी मिठाई बनाएगा और बेचेगा आगे। परचेज ऑफ कंप्यूटर बाय द ऑफिस फॉर यूज एज एम्प्लॉई, दे आर नॉट इंक्लूड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसको माइनस करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हैं? नेशनल इनकम में से माइनस करके ही एमसीक्यू में आ सकता है। और फाइनल गुड्स को हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम में प्लस करते हैं। दे हैव नॉट बीन क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब इनका फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है, आगे इनको इनका रूप बदल कर प्रोडक्शन किया जा सकता है, और इसका प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्रॉस कर चुका है। इसमें वैल्यू एडिशन होता है और इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता है। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता है और फाइनल गुड्स में क्या नहीं होता? वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अगला देखिए, एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, ये आता है स्टॉक एंड फ्लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी बच्चे क्या आएगा? कई सारे एग्जांपल्स दे देंगे और उनमें से आपसे पूछेगा कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक क्या है। बच्चे स्टॉक जो होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी इसी वक्त किसी चीज की अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो दैट इज स्टॉक। और जब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो उसे हम कहते हैं फ्लो। फ्लो जो होता है चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है इकोनॉमी में। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि देखो नलके से पानी निकल रहा है इस इमेज में, तो नलके में से जो पानी आ रहा है ना उसका प्रेशर कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो वो क्या है? फ्लो।
क्या है? फ्लो। वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 60 मिली ml पर सेकेंड। स्टॉक क्या है? आपके ग्लास में जितना पानी आ गया अभी इसी वक्त एग्जैक्टली, तो उसे क्या कहते हैं? तो स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है और फ्लो एट अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है। तो इट इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है बच्चे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या कहलाता है? स्टॉक। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को कैलकुलेट करते हो तो क्या कहलाता है? फ्लो। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे देखो। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, जो आपका माल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है वो स्टॉक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये बढ़ता घटता रहता है, कभी आप ज्यादा परचेज करोगे कभी कम परचेज करोगे, तो ये क्या है? फ्लो। इंप्लॉइज क्या है? स्टॉक। अभी इसी वक्त आपकी कंपनी में कितने इंप्लॉई आप कैलकुलेट कर सकते हो। न्यू हायर्स क्या है? न्यू हायर्स फ्लो है, वो बढ़ते घटते रहेंगे, कभी ज्यादा लोग आ जाएंगे कभी कम आएंगे। पॉपुलेशन भी बढ़ता घटता रहेगा या पांचवा, इट्स अ स्टॉक, बट ये घटता बढ़ता रहता है। नेट इनकम, नेट इनकम क्या है बच्चे आपके पास? फ्लो। और एसेट्स क्या है? स्टॉक। तो ऐसी ही सारी चीजें हैं स्टॉक एंड फ्लो का। वो कई सारे आपको एग्जांपल्स दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन स्टॉक फ्लो है, तो ये याद रखना है। इसमें एक टॉपिक और आता है, वो आता है इंजेक्शन एंड लीकेज। इंजेक्शन एंड लीकेज। देखो, इंजेक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपकी इकोनॉमी में नॉन हो। क्या हो? कि इकोनॉमी में अगर कोई चीज बाहर से आके आती है तो उसे हम इंजेक्शन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। दैट लाइक इन्वेस्टमेंट। क्या? बाहर की कंपनी आपकी इकोनॉमी में आती है तो वो क्या है? इंजेक्शन। और लीकेज का मतलब होता है आपकी इकोनॉमी से कोई चीज बाहर बाहर निकलना। तो बाहर निकलने के लिए आप हो सकता है सेविंग। सेविंग का मतलब आप लोग पैसा बचा के इकोनॉमी से बाहर निकाल के रख लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड लीकेज। तो इंजेक्शन एंड लीकेज ये भी दो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है कुछ टॉपिक जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। देखो, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपके देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है तो हमारी देश की भी तरक्की हो रही है, मतलब गरीबों की स्थिति ठीक हो रही है। तो ये हमेशा एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, सही आंसर नहीं देता। कई बार आपके देश की जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी आपके समाज में उतना चेंज नहीं आता, सोसाइटी में इतना चेंज नहीं आता, क्योंकि जीडीपी की जो कैलकुलेशंस होती है ना, उसमें सभी की इनकम इंक्लूड है। रिचर सेक्शन का भी इंक्लूड है और पुअरर सेक्शन का भी इंक्लूड है। मान लो मेरी जीडीपी बढ़ रही है और बढ़ने के साथ साथ मेरी पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी लोगों का भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और इनकम कम बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं कि जीडीपी कभी भी आपके इकोनॉमी का वेलफेयर नहीं शो करता। मतलब इकोनॉमी में सभी लोगों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जीडीपी के बढ़ने से, ये कभी शो नहीं करता। क्या कहता है? द टर्म वेलफेयर पर्टेन्स टू एन इंडिविजुअल्स वेलबींग एंड सेटिस्फैक्शन। मतलब लोगों को क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए, which are influenced by the various factors inside from financial assets. Nation wealth creation only refers to the total amount of goods and services available to the society within a specific time frame. GDP increase, but the population also grow at faster rate. The overall financial welfare of the country decrease. कहता है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है, बट जो जितनी स्पीड से बढ़ रही है उससे ज्यादा स्पीड से अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि लोगों का वेलफेयर, फाइनेंशियल वेलफेयर घट रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं और तरक्की हमारी कम स्पीड से हो रही है। क्लियर? ये आपकी प्रोस्पेरिटी को भी रिड्यूस करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को भी कम करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आता है कि क्या जीडीपी वेलफेयर को शो करता है। तो इसमें हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेशनल इनकम की थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो
आप कर सको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, देन आपका बच्चे आता है स्टॉक एंड फ्लो। ये 3 बड़े क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको पेपर में दिखाई देंगे किसी भी फॉर्म में। इट में भी कि वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 2 नंबर में हो या 1 नंबर में हो, बट ये टॉपिक टच करता है एग्जामिनर, क्योंकि उसे पता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट और बेसिक्स है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इस वीडियो में। हम अब अगली वीडियो में और आगे क्वेश्चंस को फर्दर कैरी करेंगे।